Hello everyone, welcome to Sanskaram Group of Schools. This is the digital platform of online learning. Today we are going to discuss chapter States of Matter of Chemistry, class 8th. So before going to get started for the chapter, there is a question like you all know what is a matter. In your previous classes you must have heard about what is a matter and what the things are made up of. For that we can take an example of our surroundings. Like if we take an example of this particular room, so we can see a marker here, we can see a board over there, camera over here, chair, table, etc. and etc. So all these things are made up of matter, right? These are all non-living. If we take an example of a living thing, they are also made up of matters. So let's start the slide. So there are a variety of things in our surrounding. Everything around us is made up of matter. हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं वो सभी चीज़ें हैं मैटर से मिलकर के बनी हुई हैं. ट्री, सोइल, एयर, वाटर, एनिमल्स, स्टोन, ह्यूमंस, बॉल, टेबल, चेयर एट्सेट्रा. ये जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं बेटा, और इनके अलावा जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में देख पाते हो, हर चीज़ जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी हुई जिसको आप एक मैटर बोलते हैं. क्लियर? So are either living or non-living, although they have different shapes, size and color, they all are matter. अब आप देखते हो जो भी एग्जांपल्स की हम बात करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे एक चेयर, एक टेबल का या एक मार्कर का, एक पेन का हमने एग्जांपल लिया, तो साइज और शेप है वो हर चीज़ का अलग है दूसरी से, राइट? ऑल्दो ये सारी जो चीज़ें होती है ये मैटर से मिलकर ही बनी होती है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा. चाहे कोई चीज़ डिफर लगे, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या उसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा भी है, उसकी जो बेस रहेगा वो रहेगा एक मैटर. दैट मीन्स अ बॉडी इन आवर सराउंडिंग इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ अ मैटर. अब जो डेफिनेशन है जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं बचपन से, मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर. कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का मास होता है और वो कुछ स्पेस कवर करता है वो मैटर कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो इसका अपना खुद का कुछ वेट होगा, राइट? तो वेट जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम मास को ही वेट कहते हैं. तो इसका खुद का अपना कुछ वेट है जिसको आप मास बोलोगे, और जब मैं इसको कहीं भी रखूँगा, सपोज हमने इसको यहाँ पे रखा, तो क्या है, इसने एक पर्टिकुलर स्पेस को कवर कर लिया, तो ये क्या बन जाता है, एक हमारे पास मैटर का एग्जाम्पल बन जाता है. इसलिए कोई भी वो चीज़ जिसका अपना खुद का मास होता है और वो कोई स्पेस कवर करता है उसको हम मैटर कहते हैं. Things like shadow, light, electricity, sound, vacuum and feelings like happiness, sadness, love, affection etc. are not matter as they neither have mass nor occupy space. अब ऐसी चीज़ें जैसे कि शेडो, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, वैक्यूम, फीलिंग्स. अब फीलिंग्स में क्या क्या है, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, ये सारी जो फीलिंग्स होती है बेटा, आप जानते हो कि ये फिजिकल फैक्टर्स नहीं होते हैं, हम चीज़ों को महसूस करते हैं. तो जो महसूस जो किया जाता है दैट कैन नॉट हैव एनी मास और दैट डजंट कैरी एनी स्पेस. तो ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों को आप मैटर नहीं बोलोगे क्योंकि इनका ना तो खुद का मास होता है और ना ही ये कोई भी स्पेस कैरी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एवरी मैटर इज कंपोज ऑफ न्यूमरस टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. हर एक जो मैटर होगा वो और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा जिनको हम एटम्स कहते हैं. हाउएवर एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ध्यान रखना, एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स दूसरे एटम्स से जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. The internal organization of these molecules decides the state in which a matter exists. और किसी भी मैटर का जो इंटरनल स्टेट रहेगा जिसमें मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उसी के बेस पे डिज़ाइन होता है कि वो जो मैटर है उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस मैटर है. आपको क्लियर हो रहा है ये चीज़ें यहाँ से? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हमने मैटर की डेफिनेशन देखी कि क्या होते हैं मैटर, कुछ एग्जांपल्स देखिए. अब क्या देखेंगे कि आप मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके बेसिस पे मैटर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है. सो ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. अभी हमने रीड की थी डेफिनेशन कि सभी मैटर स्पेस कैरी करते हैं और उनका अपना खुद का बॉडी मास होता है. मैटर कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मैटर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलकर के बना होता है जो कि कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का.
जैसे आप जानते हो H2O, ठीक है, किस किस से मिलके बना हुआ है ये? हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों के एटम्स कंबाइन होंगे एक रेशियो में और हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसको आप वाटर मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर है सभी को? Therefore, molecules is the smallest particle of matter that can exist independently. अब ध्यान रखना, अगर किसी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल की बात की जाएगी वो एक एटम होता है, लेकिन अगर बात की जाएगी वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो एक एटम ना होकर के क्या रहेगा हमारे पास? एक मॉलिक्यूल। डिफरेंस ध्यान रखना दोनों का। द मॉलिक्यूल्स रिटेन द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और यही जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्या होती हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज? लेट्स फाइंड आउट। बेस्ड ऑन दिस मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल, आप फिजिकल स्टेट से ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका ओवरव्यू कैसा है, वो आपको दिखता कैसा है, ठीक है, वो आपको सॉलिड दिखता है या उसकी शेप रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, हेक्सागोनल है। तो ये सारे क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो किस रेशियो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बने हुए हैं, ठीक है। देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेज मैटर डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर इनटू 3 फॉर्म्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। फिजिकल क्लासेस के बेसिस पे हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो कोई भी चीज़ सॉलिड हो सकती है, या कोई भी चीज़ लिक्विड हो सकती है, या कोई भी चीज़ गैसियस फॉर्म में हो सकती है। सेकेंड आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड्स मैटर बेस्ड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन इनटू मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। अब कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक मिक्सचर है या एक प्योर सब्सटेंस है, इसके बेसिस पे हम उसको 2 कैटेगरीज में केमिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर कोई मैटर जो है वो एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो तो वो प्योर सब्सटेंस हो जाता है, और अगर वो डिफरेंट तरह के एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो तो क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। अब क्या है आगे? द प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे इनको भी हम क्या कर सकते हैं? फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एज इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो दूसरे हमारे पास मिक्सचर्स, उनको भी हम आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं दोनों? अगर आपके लिए टर्म नहीं है तो लेट अस क्लियर दिस आउट। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स को जब आप मिक्स करते हैं एक मीडियम के अंदर तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि आप उनको बाद में अलग नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर के अंदर लेमन जूस को मिला देना, वाटर में शुगर को मिला देना, तो आप देखते हो शुगर या लेमन को जब आप वाटर में मिक्सअप करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें से पार्टिकल एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उल्टा अगर आप बात करते हो हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो वहाँ पे क्या होता है? जैसे सैंड और वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो सैंड के पार्टिकल्स एक टाइम पे आपको लगेगा कि अच्छे से मिक्स हो गए हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको रेस्ट पोजीशन पे रख दोगे, सैंड के पार्टिकल्स जो अभी आपका बर्तन है, सपोज आपने ग्लास के अंदर मिक्सचर लिया तो उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होगा इसको हम होमोजीनियस ना करके क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। देखिए काइनेटिक जो टर्म है बेटा इसका यूज किया जाता है मोशन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो मैटर होता है उसके पार्टिकल जिनसे मिलकर के वो बना होता है उनके अंदर मूवमेंट है या नहीं है और किस तरह का मूवमेंट है। सो द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। 19th सेंचुरी मतलब लेट का मतलब आप मान सकते हो 50 जो जैसे कोई भी सेंचुरी होता है उसके ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद का जो टाइम आता है, आप 70s के अराउंड इसको मान सकते हैं। सो टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट मैटर, किसके लिए थ्योरी दी गई थी? कि मैटर जो जिन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है उनका बिहेवियर कैसा है। इट विजुअलाइजेज दैट एवरी मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें ये पाया गया कि हर मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना था, एंड दीज पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। और ये जो पार्टिकल्स थे या तो कांस्टेंट और रैंडम, मतलब इन दोनों मोशंस में इनके मूवमेंट देखे गए।
कांस्टेंट आप जानते हो कांस्टेंट और रैंडम मोशन क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब है अगर पार्टिकल्स के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो लगातार एक ही जैसा है। रैंडम का मतलब है कि उनके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो एक जैसा नहीं है लेकिन मोशन इज देयर। सम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर आर। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी मैटर की, उसकी जो फाइंडिंग्स थे कुछ इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास है एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हर एक मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो बना होता है। कोल्ड मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अब इनको क्या हम नाम देते हैं, इनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। किसको? ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनके मिलकर कोई भी मैटर बनता है। अब इनको क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी सब्सटेंस के अंदर इनका जो कंपोजिशन रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। क्या है? दे शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जैसे आप देखते हो H2O का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वाटर का जो फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल का वो ये है, ठीक है। चाहे हम बात करें ओशियन वाटर की, चाहे हम बात करें सी वाटर की, चाहे हम टैप वाटर की बात करें, अगर हम बात करें वाटर की तो उसका जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर हमेशा H2O ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं चेंज होगा कि ओशियन वाटर सॉल्टी होता तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा और रिवर वाटर फ्रेश होता तो उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। तो ये ध्यान रखना, इट विल बी ऑलवेज आइडेंटिकल। जो थर्ड है, सॉरी, देयर आर स्पेसिस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, दीज स्पेसिस आर कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर स्पेसिस। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है बेटा? स्पेसिस होता है। मान लेते हैं किसी भी सब्सटेंस की ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच का ये जो स्पेसिस होता है इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है एक से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस। थर्ड हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर। किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब एक बल लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स में, ये डिपेंड करेगा कि उनके बीच में दूरियां कितनी हैं, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से कितना पास है, कितना दूर है। Larger the distance between the molecules, weaker is the force of attraction between them. The force of attraction that exists between similar molecules is cohesive, while if it exists between dissimilar molecules, it is called adhesive force. पहले आप ये देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के बीच में कितना स्पेस है। मान लेते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच का स्पेस हमारे पास इतना है, और ये भी दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का स्पेस हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन से ज्यादा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का, जो फोर्स की हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो यहाँ पे वीकर होगा और यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रोंगर। तो आप इसको ऐसे समझे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। इसी में एक बात और कही गई है, अगर ये फोर्स एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है तो इस फोर्स को एक नाम दिया जाता है बेटा कोहेसिव फोर्स। क्लियर? और अगर दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स है तो उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट जो देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा है, मॉलिक्यूल्स पोजेसिव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। अब आपने ये देखा कि जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी मैटर के, उनके बीच में क्या एक मोशन है, तो इसी मोशन की वजह से इनके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको बताया थी वही एनर्जी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट एंड रैंडम इन नेचर। अब जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मूवमेंट कांस्टेंट और रैंडम मोशन में पाया जाता है। कांस्टेंट और रैंडम मोशन क्या है मैंने आपको अभी बताया था। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मोशन है वो बिल्कुल एक जैसा है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो वो कांस्टेंट माना जाएगा, और अगर जो मोशन उसके अंदर चेंजमेंट है तो वो क्या रहेगा? रैंडम मोशन। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और व्हेन इट इज टेम्परेचर राइजेस देयर इज एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है या उसको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उसके जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है।
समझ रहे हो इस चीज को? देखिए, सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी सब्सटेंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर के। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है सभी को? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। नेक्स्ट वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, यू ऑल नो 3 स्टेट्स आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो देखिए, फर्स्ट से रीड करते हैं। वी कैन यूज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस विद रेफरेंस टू द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड द फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन देम। क्या कर सकते हैं हम? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, उसको हम उनकी जो एनर्जी है पार्टिकल्स की, कि किस तरह की एनर्जी उनके बीच में और पार्टिकल्स के बीच का जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे हम उनकी स्टेट्स को अलग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको डायग्राम जब समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ज्यादा फोर्स होगा, जो पार्टिकल्स होंगे ज्यादा क्लोज होंगे तो स्ट्रक्चर सॉलिड बन जाएगा। अगर पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ऐसे में मूवमेंट ज्यादा होगा तो वो गैसेस बन जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम समझाएंगे अभी आपको। देखिए, सेकंड जो है, ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैटर के तीनों स्टेट की जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से अलग होती है, तभी उनको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंटली। नाउ वी हैव रियलाइज दैट इफ इट इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने देखा कि जो स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, वो डिफरेंट होती है, तो इसके लिए जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अरेंजमेंट कैसा है, उसी के बेसिस पे हम उसको सॉलिड, लिक्विड या गैस कहते हैं। थर्ड वी हैव द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो रहेगा वो किसी भी सब्सटेंस का कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैटर की एक स्टेट को हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके दूसरी स्टेट में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, मान ले तुम्हारे पास एक सॉलिड मैटर है, एक आइस क्यूब है, अगर आप उसको गर्म करते हो तो क्या हो जाएगा? इट स्टार्ट मेल्टिंग, और गर्म आपने किया तो आपने उसको टेम्परेचर राइज कर दिया, उसकी वजह से उसका जो सॉलिड स्टेट था इट विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हम प्रेशर और टेम्परेचर का यूज करके किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करा सकते हैं। नाउ वी हैव पिक्चर ओवर हियर। देखिए, सॉलिड से हमारे पास, देन लिक्विड एंड देन गैसेस है। तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे, तो क्योंकि इनका अट्रैक्शन जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड्स का जो बॉन्ड है, मॉडरेट अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल्स के बीच में आप देखेंगे स्पेसिस ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब है सॉलिड से कम है, गैसेस से ज्यादा है। गैसेस की आप बात करोगे, वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं कितना ज्यादा स्पेसिस है बीच के अंदर, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। फिर आप देखेंगे पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड नीटली अरेंज्ड। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्लोज होते हैं और बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब टाइट पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स के अंदर क्या, पार्टिकल्स स्टे वेरी क्लोज टुगेदर बट नॉट नीटली अरेंज। लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कोई फिक्स्ड नहीं होता, इसीलिए लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है और इनका जो शेप होता है बेटा वो फिक्स नहीं होता। जैसे 1 लीटर दूध को अगर आप स्क्वायर बॉक्स में डाल दोगे तो स्क्वायर का शेप ले लेगा, अगर आप बोतल में डाल दोगे तो बोतल का शेप ले लेगा, तो नो फिक्स्ड शेप। अब देखिए, पार्टिकल्स आर मच फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। इनके जो पार्टिकल्स होंगे गैसेस के वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल्स वाइब्रेट इन प्लेस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने प्लेस पे, उनके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। लिक्विड पार्टिकल्स एबल टू स्लाइड पास ईच अदर। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को स्लाइड करके अपनी एनर्जी को पास कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड जो होता है वो फ्लो कर जाता है। और गैसेस में है पार्टिकल्स मूव ऑल अराउंड एंड बम्प इनटू ईच अदर। पार्टिकल जो होते हैं गैसेस के वो इजीली मूव कर जाते हैं और दूसरे के ऊपर बम्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये फ्रीली मूव करते हैं बिल्कुल। ठीक है, आप ये जानेंगे गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं दे मूव फ्रीली। अब इनकी क्या होती है, सॉलिड की शेप डिफाइनाइट होती है और वॉल्यूम भी डिफाइनाइट होती है।
मतलब किसी भी अगर सॉलिड की अगर आप बात करते हो तो उसका एक फिक्स्ड शेप होगा, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। लिक्विड के केस में क्या होगा, शेप कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1 लीटर जो मिल्क है, अगर आप उसको किसी भी शेप के बर्तन में डालोगे तो उसकी क्वांटिटी तो 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन जो शेप है वो बर्तन की शेप में आ जाएगा। ऐसे ही गैसेज में ना तो शेप फाइनाइट होती है और ना ही वॉल्यूम फाइनाइट होती है। तो गैसेज क्या करेंगे, इनका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। बाकी का जो चैप्टर है हमारा वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कंप्लीट करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।